हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर सुहेल इकबाल हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग, मान लो यूट्रस है, इसकी जो अंदर की लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो इम्प्लांट होकर किसी और जगह चली जाती है। जैसे कि अगर ओवरी में चली गई तो उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। वहां पर चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं क्योंकि खून जब ओवरी में चला जाता है रेट्रोग्रेड फ्लो हो जाता है, उल्टी उल्टी डायरेक्शन में जब खून चला जाता है और ओवरी में रुक जाता है, तो वहां पर बहुत टाइम खून रुकने की वजह से तो उसका खून का जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम फिर बाद में चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस जो है, इसकी जो हम ग्रेडिंग करते हैं, 4 ग्रेड्स में इसको डिवाइड करते हैं या 4 स्टेज में। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 जिसको हम मिनिमल डिजीज, स्टेज 2 जो है उसको माइल्ड डिजीज, स्टेज 3 मॉडरेट एंड स्टेज 4 सीवियर डिजीज। अब एंडोमेट्रियोसिस की जो ट्रीटमेंट है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या अचीव करना है। दो चीज़ें नॉर्मली एंडोमेट्रियोसिस में होती है, या तो इनफर्टिलिटी हो जाती है इसमें, या तो दूसरी चीज़ जो है पेन। अगर आपको पेन मैनेजमेंट करना है उसका ट्रीटमेंट अलग से है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करनी है उसका मैनेजमेंट अलग से है। अब नॉर्मली जो हम इसकी स्टेजिंग करते हैं वो हम करते हैं लैप्रोस्कोपी से, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे हम देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का ये जो एंडोमेट्रियोसिस है कहाँ तक फैला हुआ है। हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है उससे। जैसे हम पेशेंट में एमआरआई करा सकते हैं एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो है हम CA-125 करा सकते हैं, 120 जो मार्कर है एंडोमेट्रियोसिस का। CA-125 किसी और भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो रेज हो सकता है, जैसे ट्यूबरक्लोस हो गया, जैसे आपका ओवरिन कार्सिनोमास हो गए, और इफ्थिलियल ओवरिन कार्सिनोमास। नंबर 3 जो है आपका, ये आपका एंडोमेट्रियोसिस। अब जो इसमें जो पेन मैनेजमेंट है, अगर पेन के लिए करना है आपको तो उसमें हम पहले जो है एनएसएड्स देते हैं, कुछ दवाई मेडिकेशन देते हैं हम पेशेंट के लिए, उससे भी ठीक हो सकता है। और इवेंचुअली हम लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं इसमें। अब जो दूसरी चीज़ जो है इनफर्टिलिटी में हम दोनों चीज़ें करते हैं, दवाई, लेप्रोस्कोपी, और क्या कहते हैं इसको, ओवुलेशन इंडक्शन, और साथ में फिर हम आईवीएफ पे भी जा सकते हैं। अब जो इनफर्टिलिटी है इसमें बेसिकली, इसमें पेशेंट को हम लोग पहले समझाते हैं आपकी जो इनफर्टिलिटी है, अगर मिनिमल और माइल्ड डिजीज है उसमें हम लोग जो है आपकी सर्जरी करेंगे पहले। उसमें हम आपका ग्रेड देखेंगे, आपकी स्टेजिंग करेंगे, कौन सा स्टेज चल रहा है आपका। और दूसरी चीज जो है इसमें, हम लोग हम लोगों को साथ में पेशेंट को ये भी बोलना इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी रिकरेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार सर्जरी की पेशेंट की तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी फिर से वापस नहीं आ सकती है। इसकी जो रिकरेंस है बहुत ही ज़्यादा है। तो कोई स्टेबल डिजीज होती है, कोई प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। सर्जरी करने के बाद भी कोई किसी की बीमारी जो एंडोमेट्रियोसिस से जाएगा वहीं पर रुक भी सकता है, किसी की प्रोग्रेस भी करेगी आगे जाके, ठीक है। और भी ज्यादा अगर स्टेज 1 है तो स्टेज 2 में भी प्रोग्रेस कर सकती है, स्टेज 3 में, 4 में भी जा सकता है इसमें। अब जो इम्पोर्टेंटली हम पेशेंट को, जैसे हाउ आई मैनेज माई सेल्फ, मैं पेशेंट को कैसे मैनेज करता हूँ एंडोमेट्रियोसिस के लिए। सबसे पहले जो हम लोग पेशेंट की, मैं तो पहले लेप्रोस्कोपी के लिए जाता हूँ। उसमें स्टेजिंग करने के बाद अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो हम नॉर्मली सिस्टेक्टमी करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सिस्टेक्टमी से पहले पेशेंट का इमेज देखना जरूरी है। पेशेंट का इमेज कितना है? अगर पेशेंट का इमेज बहुत ही लो है, जैसे 0.1 हो गया, 0.5, 0.6, 1 से बिलो हो गया, तो हम सिस्टेक्टमी नहीं करते। तब हम सिर्फ सिस्टोस्टोमी करते हैं। सिस्ट में जो जो एंडोमेट्रियोटिक फ्लूइड जो है अंदर वाला, इसमें वो निकल जाता है, इसमें ड्रेनेज करते हैं सिस्ट की। बाकी जो हम सिस्ट का जो वॉल है अंदर का, वो रिमूव नहीं करते हम लोग इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें खतरा होता है पेशेंट का एम्स और भी गिर सकता है नीचे। उसके बाद जो है, अगर एम्स अच्छा है पेशेंट का 3.5, 4, 4.5, तब हम ओवरिन सिस्टेक्टमी करते हैं। उसके बाद जो हम पेशेंट को कुछ टाइम के लिए, 2 से 3 महीने के लिए ओसीपी पे रखते हैं। तो उससे हमें ये फायदा मिलता है, तो इनहिबिशन में पेशेंट चला जाता है। उसके बाद जो हम लोग नॉर्मली ओवुलेशन इंडक्शन 3 to 4 साइकिल्स के लिए दे सकते हैं। उसके बाद पेशेंट अगर नॉर्मली कंसीव करता तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करता पेशेंट, तो हम पेशेंट को फर्दर जो हम बोलते हैं कि जैसे हम आईयूआई के लिए भी जा सकते हैं और साथ में आईवीएफ के लिए भी जा सकते हैं। तो हमारे क्लिनिक पे दोनों चीज़ें होती है, जैसे आईयूआई भी होता है, आईवीएफ भी करते हैं हम लोग इस हमारे क्लिनिक पे, और साथ में हम लैप्रोस्कोपी और बाकी चीज़ें भी करते हैं। उसके बाद जो है, अगर पेन मैनेजमेंट के लिए,
अगर किसी की फैमिली कंप्लीट है, जैसे किसी के 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हो गए किसी के, उसके बाद उस पेशेंट में पेन है, तो उस पेन के लिए जो मैनेजमेंट वो डिफरेंट है। तो उसमें हम नॉर्मली जो है पेन मैनेजमेंट के लिए, जैसे लेप्रोस्कोपी, उसमें हम पर्सनली व्हाट आई डू, तो हम लोग पहले लेप्रोस्कोपी करते हैं, जितने भी एडिशन है अंदर से वो हम रिमूव करते हैं, और साथ में जो है हम कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मल पेल्विक एनाटॉमी है उसको रेस्टोर करने की। और साथ में जो है जैसे किसी में अगर किसिंग ओवरीज होगी, रेक्टोवेजल नोड्यूल होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि रेट्रोपेरिटोनियल वो रेक्टोवेजल नोड्यूल है, बाकी चीज़ें हम रिमूव करते हैं पेशेंट में। और जितने भी इम्प्लांट्स हैं अंदर पेशेंट के अंदर, जैसे ब्लैडर के ऊपर सुपरफिशियल इम्प्लांट हो गया, पेरिटोनियम के पे हो गए, तो हम इम्प्लांट्स को हम कॉटराइज कर देते हैं लेप्रोस्कोपी के जरिए। उसके बाद जो है हम लोग लूना के लिए भी जा सकते हैं। तो इसमें हम नॉर्मली जो है, जैसे हमारी जो लेप्रोस्कोपी में कुछ नर्व्स होती हैं, उनको हम कॉटराइज करके नीचे का जो पेन है पेशेंट का वो कम कर सकते हैं। उसके बाद हम टेंस, जैसे मेरे क्लिनिक पे मैंने टेंस मशीन भी रखी हुई है, तो हम टेंस के भी शॉट्स दे सकते हैं। जैसे 50 पे चले गए, फिर 40, फिर 30, फिर ग्रेडिंग करके 21, तो दिन के 1 बार या 2 बार कर सकते हैं वो टेंस मशीन। उसके बाद जो हम पेशेंट को साथ में योगा के लिए भी बोलते हैं, और डाइट पर्टिकुलरली जो डाइट देते हैं इसमें। नॉर्मली एंडोमेट्रियोसिस जो पर्सनली मैंने देखा हुआ है, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसमें सूजन जैसी होती है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली पेशेंट को वो डाइट बोलते हैं कि जिससे सूजन थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे सिनेमन हो गया, हल्दी हो गई, हल्दी को दूध में डालकर पीने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम पेशेंट का स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट के लिए भी कोशिश करते हैं कि उसका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाए, और साथ में जो है उसको हम योगा पे भी डाल सकते हैं, माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज के लिए भी बोलते हैं पेशेंट को। इससे काफ़ी सारा फर्क पड़ता है पेशेंट की लाइफ के ऊपर। और अगर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो है, छोटी लड़कियां, अनमैरिड फीमेल्स, वो भी एक ग्रुप होता है जिनमें एंडोमेट्रियोसिस। तो नॉर्मली ये जो फीमेल जो सेक्शन है, अनमैरिड फीमेल्स, इनमें लोग डरते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो डरते हैं कि सर्जरी कराने के लिए, कि अगर एक बार सर्जरी कर ली तो फिर बच्चा नहीं होगा, या बाकी चीज़ें। तो जब तक एंडोमेट्रियोसिस इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, तो तब तक तो पेशेंट का सारा पेल्विक एनाटॉमी खराब हो गया होता है। अगर अर्ली स्टेज पे हम सर्जरी के लिए चले जाएं, तो पेशेंट की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो अच्छी हो सकती है आगे जाकर। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट की सिस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर, घर वाले डरते सर्जरी कराने में, तो जब तक वो 8-9 सेंटीमीटर की सिस्ट बन गई, फिर हेमाटोसेल्फस ट्यूब्स के अंदर भी खून भर गया, तो फिर ट्यूब भी बेकार हो गए, फैलोपियन ट्यूब्स भी बेकार हो गए, उसके बाद जो पेशेंट को तो ऐसे नॉर्मली कंसीव भी नहीं कर पाता। अगर अर्ली स्टेज में हम ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का, चाहे लेप्रोस्कोपी से करें, और साथ में जो हम मेडिकेशन दे पेशेंट्स को, तो उससे काफ़ी देर तक हम इसको रोक सकते हैं, और पेशेंट को काफ़ी सारा फायदा हो सकता है। इसमें काफ़ी सारी मेडिकेशन जो 8-10 तरह की मेडिकेशन होती हैं, जैसे प्रोपेनोजोल, एनालॉग्स, एंटागोनिस्ट हम दे सकते हैं इसमें, साथ में फिर हम लोग इसमें एनएसएइड्स दे सकते हैं। अभी न्यू मॉलिक्यूल्स जो है, वो एससीआरएम्स, एसपीआरएम्स, वो देते हैं हम लोग इसमें। और बाकी चीज़ें जो है अभी इसमें जो है अभी भी रिसर्च चल रही है कि क्या क्या ऐड हो सकता है इसमें।